नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिमिनरी 33। ठीक है, एम यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए। करंट, स्टैटिक, फैक्ट, बेसिक और जीके, इन पांचों को हम साथ में लेकर आज 10 एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर घबराइएगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्रय प्रबंधन सूचकांक के बारे में पूछा गया है, तो इनसे जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इस सूचकांक की गणना विनिर्माण और सेवा से दोनों क्षेत्रों के लिए की जाती है। दूसरा क्या है कि यह सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। तीसरा क्या है कि जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर सूचकांक जारी किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है कि 1 और 2, 2 और 3, 1 या फिर 1, 2 और 3। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दिए। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 कथन सही है, तीसरा कथन गलत है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देखिए, क्रय प्रबंधन सूचकांक के जरिए किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। ठीक है, आसान है। यह मुख्यतः एक सर्वेक्षण प्रणाली है। ठीक है, सर्वेक्षण करती है पीएमआई। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि कंपनी के जो निर्णयकर्ता होते हैं, विश्लेषकों के निर्देशक होते हैं, निवेशकों को बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ी वर्तमान एवं जो भावी स्थिति के हाल की स्थिति क्या है, उसके बारे में बताना है, जानकारी देना है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के दोनों के लिए अलग अलग की जाती है। ये देखिए, यहाँ औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण से क्षेत्र के जुड़े यहाँ गलत कथन हो गया। ठीक है, और फिर एक समग्र सूचकांक, एक पूरा का पूरा ब्यौरा लिया जाता है और उस सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, अब ये सूचकांक 0 से 100 तक के पैमाने पर मापा जाता है। जहां 50 से ऊपर का स्कोर होता है ना जिस कंपनी का, उसको व्यावसायिक विकास को, तथा 50 से नीचे का स्कोर जो होता है उसको गिरावट, यानी कि इकोनॉमी में, उस व्यवसाय में गिरावट दिखाती है। ठीक है, यह सूचकांक प्राय महीने की शुरुआत में ही जो औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और जीडीपी के विस्तार से जुड़े आधिकारिक आंकड़े से काफी पहले ही जारी कर दिया जाता है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और जीडीपी। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पीएमआई के बारे में, क्रय प्रबंधन सूचकांक, इतना डीपली एनालिसिस किया है। ठीक है, जिससे आपका सब्जेक्ट भी साथ में क्लियर हो जाए करंट के साथ। यही तो यूपीएससी का खेल होता है पूरा। ठीक है, करंट के साथ आप हर एक सब्जेक्ट को जोड़ते जाइए, उसका बेस और डेफिनेशन साथ में क्लियर करते जाइए। ठीक है, आपको आसान रहेगी प्रीलिम्स में और मेंस में भी साथ में। ठीक है, देखिए, पीएमआई वो विनिर्माण और सर्विस सेक्टर होता है, उसमें व्यवसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। यही सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है। अब इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। यह पीएमआई है, उसके दौरान जब विभिन्न संगठनों से जो होते हैं ना, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें उसका आउटपुट क्या है, नए ऑर्डर मिले हैं, व्यवसायिक अपेक्षा, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण संकेतक शामिल होते हैं। साथ ही सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोग से इन संकेतकों का रेट करने के लिए भी कहा जाता है। पीएमआई 0 से लेकर 100 तक के सूचकांकों पर मापा जाता है। तो प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, तो याद रखना जरूरी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछा गया। देखिए, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का गठन 1998 को रोम संविधि के माध्यम से हुआ था। दूसरा क्या है कि यह संयुक्त राज्य राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। तीसरा क्या है कि अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, इनकी 6 आधिकारिक भाषा है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड यानी कि हेग में है। तो कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है, बहुत जानना जरूरी है। क्या पूछा गया है, यहाँ नजर जानी ही जानी चाहिए। ठीक है, तो ए, बी, सी या फिर डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन बी, दूसरा कथन गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग नहीं है। ठीक है, देखिए, हाल ही में जो अमेरिका के विरोध के चलते इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है, वो चर्चा में रहा था। ठीक है, अब इसका न्यायालय का गठन 17 जुलाई 1998 को अपनाए गए जो रोम संविधि के जरिए हुआ था और 1 जुलाई 2002 को इसने अपना कार्य प्रारंभ किया गया था। कार्य कब हुआ था, मतलब कब कार्य में आई थी, काम करना चालू किया था,
2 से, ठीक है। अब इसका मुख्यालय हेग में है, याद रखना जरूरी है, ठीक है, पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग्रेजी फ्रेंच इसकी 2 कार्यकारी भाषा है, ठीक है, जबकि अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश इनकी 6 आधिकारिक भाषा है। याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी 2 कार्यकारी भाषाएं, कार्य करने के लिए अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी यूजेबल लैंग्वेज है, जबकि अरबी, चीन, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूस और स्पेनिश इसकी 6 आधिकारिक भाषा है। अब इसके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जबकि ये जो है ये मतलब अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक अंतर संघकारी संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग या फिर उसकी एजेंसी नहीं है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति, देखिए अमेरिका के हाल ही में चुनाव हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जनवरी से लेकर 2021 की जनवरी से लेकर जो जून जुलाई की एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने तो आवश्यक पात्रताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो उम्मीदवार को अमेरिका का जन्म यानी कि नागरिक अमेरिका का होना चाहिए, वहां जन्मा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब वह व्यक्ति न्यूनतम 14 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो। तीसरा क्या है कि उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3 या फिर केवल 3। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। यानी कि अमेरिका में अगर चुनाव लड़ना है तो अमेरिका में जन्म होना चाहिए और न्यूनतम 14 वर्ष तक तो अमेरिका में निवास कर रहा होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। देखिए अमेरिकी संविधान अर्थात देश के संस्थापक चार्टर के अनुसार, ठीक है, वहां चार्ट, वहां अब हमारा कैसा है कि संविधान है पूरा लिखा गया है, वहां चार्ट के अनुसार काम होता है, वो उसका संविधान मानते हैं, ठीक है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने हेतु उम्मीदवार को अमेरिका का जन्म से नागरिक होना चाहिए, तो कथन हो गया, ठीक है। न्यूनतम 14 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो, ठीक है, और उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विदित है कि 20वें संविधान संशोधन अमेरिका में किया गया, उसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेता है, बहुत फैक्ट, पूरा फैक्चुअल है। तो याद रखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेता है। यहाँ के 2 प्रमुख दलों का नाम है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। तो ये दोनों दल के नाम याद रखना है और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप है और जो बिडेन है, उन दोनों की पार्टी का नाम क्या क्या है, ठीक है। ये दोनों में से ही है, पर किन की पार्टी किससे रिलेटेड है वो बताइए, ठीक है। देखिए भारत में निम्नलिखित, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना इंटरव्यू में, यूपीएससी में या फिर पीसीएस में ये नहीं पूछा जाएगा कि जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है, पर इंटरव्यू में 110% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। देखिए भारत के निम्नलिखित संगठनों में से किन का सदस्य भारत नहीं है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो एपेक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, शांघाई सहयोग संगठन, आसियान या फिर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, 1 और 3, केवल 1, 2 और 4 और केवल 3। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये 10 क्वेश्चन नहीं है, ये 10 टॉपिक है, आप 10 टॉपिक मानकर ही क्वेश्चन सोल्व कीजिए पूरा, ठीक है। अगर ये 4 आ गया ना, देखिए एपेक, शांघाई सहयोग, आसियान या फिर वो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, तो इन चारों का चारों आपको रट लेना है, याद रख लेना है कि इन चारों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब स्थापना हुई थी, ठीक है, सदस्य मेंबर कितने हैं इनके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3, यानी कि एपेक और आसियान, इनका सदस्य भारत नहीं है, ठीक है। देखिए एपेक एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। इसका लक्ष्य क्या है कि सदस्य देशों में जो संतुलन बनाना, समावेशी विकास, ठीक है, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, सबको साथ में लेकर इकोनॉमी को ग्रो करना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना और तथा क्षेत्र के लोगों के लिए समृद्धि को बढ़ाना है। भारत इसका सदस्य नहीं है, एपेक का सदस्य नहीं है। और दूसरा क्या है,
कि आसियान का सदस्य भारत नहीं है। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी। वर्तमान में एससीओ में 8 सदस्य देश है, जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो याद रखना है। देखिए, ये रहा शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है। देखिए, ये तो बोला गया परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में फाउंड की गई थी, ठीक है। साइन कब की गई थी? 2002 में, एंड फोर्स इंटू 2003, ठीक है। और it is a statutory document which outlines the organization goals and principles as well as structure and core activities, ठीक है। और इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी एससीओ में? रशियन और चाइनीज है, ठीक है। और ये रहा एपेक, ठीक है। देखिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में है। इकोनॉमिकली मीटिंग करते हैं, ठीक है। और मेंबरशिप 21 इकोनॉमिस्ट यानी कि 21 सदस्य है, ठीक है। और चेयरमैन कौन कौन से अभी के? मुयुद्दीन यासिन है, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1989 में एपेक का गठन हुआ था, याद रखने वाली बात है। ये रहे देखिए आसियान कंट्रीज, उसके मेंबर ये रहा म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पर कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, जब भारत के आसपास के देश ही है, ठीक है। ब्रुनेई, तो याद रखना है। अब क्या है कि सेक्रेटरीट कहाँ पर है? तो जकार्ता में है। वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज प्लस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स 10 लैंग्वेजेस है। और मेंबरशिप 10 स्टेट प्लस 2 ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं, ठीक है। और अभी का जनरल कौन है वहां पर? लिंग जॉब होई, ठीक है। और कब बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी? जब 1967 में, तब उसकी बात उठाई गई थी कि ये आसियान देश बनना चाहिए, ठीक है। ये रहा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में क्या है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। हेड कौन है? तो लियोंग है। कब फाउंड की गई थी? 1966 में। और पेरेंटियल ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और फॉर्मेशन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। 53 साल हो गए हैं। देखिए, चारों के चारों याद रखने वाली बात है, सब कुछ बता दिया आपको। तो वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, पर ये चार नहीं भूलने चाहिए, ठीक है। यूपीएससी आरपीसी के लिए संगठन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, आसियान आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य देश है। और ये कौन है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, वो यूएन की एक विशेष एजेंसी है। वर्तमान में कितने? 170 सदस्य हैं। और भारत भी इसका एक सदस्य है, ठीक है। भारत शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का सदस्य देश है, अन्य का नहीं है, यानी कि बी विकल्प सही है, ठीक है। याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मेरी सहेली पहल, ठीक है, वो उसके बारे में पूछा गया है। तो यह पहल भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा कि इसका उद्देश्य क्या है कि महिला ट्रेन चालकों की संख्या में वृद्धि करना। तो बताइए कौन सा कथन सही है? एक, दो, एक और दो नहीं, एक और नहीं दे तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताइए, ठीक है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ए, पहला कथन ही गलत है। आइए, उद्देश्य अलग है। देखिए, मेरी सहेली पहल भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ट्रेन से जो यात्रा करने वाली जो महिलाएं होती है, उनके शुरुआती स्टेशन और जहां पर गंतव्य स्टेशन जहां उसको पहुंचना है उस तक पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करना है, ये उसका एम, ठीक है। महिला यात्रियों से संबंधित जो सूचना होती है वो आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स की टीम एकत्र करेगी और यात्रा के दौरान उसके संपर्क में रहेगी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी सीमा पेरू, बोलीविया, ब्राजील, अर्जेंटीना से मिलती है। और दूसरा क्या है कि दक्षिण पूर्व में अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। तो आपका बेस क्या हो गया? अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालिए, ठीक है, तभी यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम क्लियर हो पाएगी, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं, एक और नहीं, दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताइए, ठीक है। डी है उसका आंसर, न तो एक और नहीं दो, यानी कि दोनों के दोनों कथन
गलत है। आइए देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि चिली में हुए एक जनमत संग्रह हुआ है। जनमत संग्रह मतलब लोगों द्वारा पूछा गया है, उससे मत लिया गया है, ठीक है। उनमें लोगों ने क्या बोला कि देश के संविधान को पुनः लिखने के पक्ष में भारी मतदान किए, यानी कि दूसरी बार संविधान को पुनः लिखना जरूरी है, ठीक है। अब चिली एक दक्षिण साउथ अमेरिका का देश है। इसके आगे इसकी फिगर देखेंगे। देखिए, इसकी सीमा पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना से मिलती है। कथन कथन एक सही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया था। देखिए, पेरू, बोलिविया, ब्राजील और अर्जेंटीना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा कहाँ पर है? पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना से मिलती है। अटकामा मरुस्थल चिली के उत्तर में अवस्थित है। ये कथन दूसरा भी गलत है, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में नहीं है। कहाँ पर है? उत्तर में है। देखिए, ये रहा चिली, और यहाँ पर देखिए अटकामा डेजर्ट, ठीक है। और ये रहा पेरू, बोलिविया, उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना, ठीक है। तो मैप को दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8वां इकोनॉमी के बारे में है, ठीक है। इकोनॉमी सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड है। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिले ही मिले, ठीक है, करंट से रिलेटेड हो, ठीक है। देखिए, ग्रामीण विकास नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है कि यह उपज की खरीद या बिक्री पर लगाया गया उपकर है जिसकी दर प्रतिशत 3% होती है और इसका क्रियान्वयन पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। और तीसरा क्या है कि इसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और चौथा क्या है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है। डी है इसका आंसर, यानी कि सभी के सभी कथन सही है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है ना कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखिए, ग्रामीण विकास निधि रूरल डेवलपमेंट फंड है, वो कृषि उपज की खरीद या फिर बेचने के लिए बिक्री पर लगाया गया उपकर है जिसकी दर कितनी होती है? 3% होती है। ग्रामीण विकास निधि अधिनियम 1987 के अंतर्गत चलाया जाता है। इसका क्रियान्वयन पंजाब रूरल डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो तीनों के तीनों कथन सही है, याद रखना है, ठीक है एकदम। ये क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, कृषि से रिलेटेड होते हैं वो, ठीक है, कृषि और ग्रामीण से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्मा यानी कि डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग, धर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक वेब टूल यानी कि एक सॉफ्टवेयर के रूप में डेटा को डिजिटलीकरण में सहायता करता है। दूसरा क्या है कि यह बांधों से संबंधित पुनर्वास में मदद करता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। ये थोड़ा एंटिक क्वेश्चन है इसलिए रखा है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए, सी है इसका आंसर, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए, ये जो धर्मा है वो एक सॉफ्टवेयर है, बताया ना मैंने, ठीक है। यह एक वेब टूल के रूप में डेटा को डिजिटलीकरण में सहायता करता है और साथ ही आवश्यकता के अनुसार जो बांध होते हैं ना उसके संबंधित पुनर्वास में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, कौन सा कथन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? यूपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है। तो आपका अब टॉपिक क्या हो गया है? मेन की भक्ति आंदोलन, ठीक है। ये सीरीज खत्म हो उसके बाद सीधा भक्ति आंदोलन खोलिएगा, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो अपने नोट्स में बनाइएगा, ठीक है। आसान रहेगा आपको लास्ट में पढ़ाई करने में, रिवीजन करने में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य, ठीक है। तो कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो जल्दी से अपना आंसर पोज कर दीजिए, ठीक है। ए है इसका आंसर, यानी कि नागार्जुन प्रस्तावक नहीं था, ये तीनों थे। देखिए, नागार्जुन ईसा की प्रारंभिक शब्दावलियों में शून्यवाद के संस्थापक थे, ठीक है। तो ये रहा आज की सीरीज खत्म, ठीक है। तो कल आपका, कल या फिर आज शाम को हाई कोर्ट के बारे में पूरा का पूरा लेक्चर एक पूरा प्रिपेयर किया है। तो जरूर से जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपके लिए स्पेशल टॉपिक सीरीज भी चालू करूंगा, ठीक है। तो आपको कोई टॉपिक स्पेशल चाहिए तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।